हिंदी 211 गेल मैंटिस किंग की प्रतिभा तकनीक वेव अदृश्यता। गेल मैंटिस की गति से निपटना कठिन था, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। लिन झान अब 4 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। उसे अपनी पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं थी। उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ियां बाहर फेंकी और धातु की चमक देने वाले दरांती के आकार के अंगों को काट दिया। केवल ये हंसियानुमा अंग ही धातु की तरह कठोर था, जिसमें आक्रमण करने की शक्ति थी। इसके अलावा गेल मैंटिस के अन्य भाग अत्यंत नर्म थे। लिन झान ने फिर से अपनी युद्ध कुल्हाड़ियों को काटा और तेज ब्लेड ने गेल मैंटिस को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जब हरा खून बाहर निकला तो वह चकमा देकर रास्ते से हट गया। यान जिनमिंग और उनकी बहन के बीच लिन झान की तरह आसान और सहज लड़ाई नहीं थी, लेकिन उन्हें गेल मैंटिस को संभालने में कोई समस्या नहीं थी। बहुत जल्द ही उन्होंने अपने गेल मैंटिस को मार डाला। नी या और दूसरे बौने जब ये सब देख रहे थे तो वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे अचंभित रह गए। बहुत शक्तिशाली। लिन झान की ताकत उनकी उम्मीद से अधिक थी। अगले ही पल निया बहुत खुश थी। लिन झान और उसकी टीम जितनी मजबूत थी, गेल मैंटिस को हराने की उनकी संभावना उतनी ही अधिक थी। नेता, सावधान रहें कि आप कहां काट रहे हैं। गेल मैंटिस के अगले अंग कीमती धातुकर्म सामग्री हैं। उन्हें नष्ट न करें, लियू यान ने उसे पीछे से याद दिलाया। लिन झान ने गेल मैंटिस के अगले अंगों को देखा जो आधे में कटे हुए थे। वह अजीब तरह से हंसा और बोला, हाँ, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अगली बार उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखूंगा। ये सब पैसे हैं, इसे बर्बाद मत करो। लियू यान अभी भी चिंतित था। ठीक है। जब वे मैदान में घुसे तो उन्होंने पहले ही मैदान में मौजूद 10 अन्य गेल मैंटिस को सचेत कर दिया था। वे सभी अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गए और एक संयुक्त हमला शुरू कर दिया। 1 या 2 गेल मैंटिस से निपटना मुश्किल नहीं था, हालांकि अब उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। वे तेज थे और उनके दरांती के आकार के अगले अंग एक अतिरिक्त खतरा बन गए थे। अगर वे उनके शरीर के महत्वपूर्ण स्थानों पर छुरा मारते तो उन्हें गंभीर चोट लग जाती और शायद उनकी मौत भी हो जाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल में यान जिनमिंग, उसकी बहन और बौनों को दबाव महसूस हुआ। केवल लिन झान ही अजेय रहा। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ियों को दाएं और बाएं घुमाया और उसके पैरों के नीचे कई गेल मैंटिस लाशें जमा हो गईं। लियू यान ने यान जिनमिंग और उसकी बहन को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह कभी कभी उन दोनों पर हमला करने वाले गेल मैंटिस को दूर भगाने के लिए गोली चलाती थी। बेशक वह बौनों का ख्याल रखना नहीं भूली। भले ही कुछ समय पहले उनके बीच कुछ नाखुशी थी, लेकिन ये हिसाब चुकता करने का समय नहीं था। मिशन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? ट्रिगर खींचते हुए उसने वांग टेंग से पूछा, जो अभी भी उसके पास खड़ा था। मैं इंतजार करके देखना चाहता हूं, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। लिन झान और बाकी लोग अब स्थिति को संभालने में सक्षम थे। कोई खतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान गेल मैंटिस किंग को खोजने पर केंद्रित किया। लियू यान ने कंधे उचका दिए। उसने बात जारी नहीं रखी। उसे विश्वास था कि वांग टेंग की अपनी योजना थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन झान और अन्य लोगों द्वारा अधिक से अधिक गेल मैंटिस मारे गए। ओह नहीं, ये गेल मैंटिस किंग है। दूसरी तरफ निया और वाके गेल मैंटिस से लड़ते हुए अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठे। घास फूस से ढके खेत की गहराई से एक गेल मैंटिस बाहर निकला। इसका शरीर सामान्य गेल मैंटिस से 2 गुना बड़ा था। इसने अपने मोटे और बड़े दरांती के आकार के अगले अंगों को निया के सिर पर काट दिया। निया छोटी और सुंदर थी, इसलिए वह अपने पैरों पर भी तेज थी। हालांकि वह एक अन्य गेल मैंटिस के साथ लड़ाई में उलझी हुई थी जब इस गेल मैंटिस किंग ने अचानक हमला किया। इसने उसे चौंका दिया था, इसलिए वह बच नहीं पाए। निया वाकई इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन वह उसे बचाने के लिए खुद को मुक्त नहीं कर सका। तुम वहां छुपे हुए थे। मैं अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हें क्यों नहीं देख पाया? ये सवाल वांग टेंग के दिमाग में कौंधा। उसने एक हाथ में तलवार पकड़ी और उसे बाहर निकाल दिया। NOWELL-BE-IN.C ओम। लेकिन मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तलवार की चमक हवा में फैल गई। हालांकि वांग टेंग ने बाद में कार्रवाई की, लेकिन उसका हमला पहले हुआ। उसने गेल मैंटिस किंग को सीधे काट दिया और एक ही झटके में उसे मार डाला। उसका हरा खून निया और वाके के चेहरों पर फैल गया। लियू यान ने अपना सिर घुमाकर वांग टेंग की ओर देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। ये शक्ति 4 सितारा सैनिक स्तर। वह उलझन में थी। क्या वांग टेंग 1 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा नहीं था? हालांकि उसने पहले 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मार डाला था, लेकिन यह एक संयोग था। लेकिन अभी अभी उसने 3 स्टार गेल मैंटिस किंग को सीधे मार डाला। वह इतना शक्तिशाली कब बन गया? वांग टेंग मुस्कुराया। उसने खुद को स्पष्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने गेल मैंटिस किंग की लाश को देखा। निया और वाके अभी भी सदमे में थे।
उन्हें लगा कि इस बार वे बर्बाद हो गए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग एक ही तलवार के हमले से गेल मैंटिस किंग को मार देगा और निया को बचा लेगा। दूसरा गेल मैंटिस वांग टेंग की तलवार की चमक से स्तब्ध रह गया। हालांकि उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और निया और वाके पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। टकराना। इसी समय एक गोली उसकी खोपड़ी में घुस गई और उसका सिर हवा में नीचे गिर गया। क्या तुम मरना चाहते हो? लियू यान गुस्से से चिल्लाया। निया और वाके को तुरंत होश आ गया। जब उन्होंने गेल मैंटिस की लाश को देखा जो उनसे आधे कदम से भी कम दूरी पर थी, तो उनकी पीठ पर ठंडे पसीने की एक पतली परत दिखाई दी। वांग टेंग ने इन दो बौनों की जटिल निगाहों को अनदेखा कर दिया। उसका ध्यान गेल मैंटिस किंग द्वारा गिराए गए दो विशेषता बुलबुले की ओर आकर्षित हुआ। वायु बल तारांकन 36, तरंग अदृश्यता तारांकन 1। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खींचने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुरंत ही उसकी वायु शक्ति 36 अंक बढ़ गई। वांग टेंग कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर से कांच टूटने की हल्की सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई खास बाधा पार कर ली हो, और हवा का बल उसके पहले बल नाभिक से बाहर निकल आया। ये दूसरे बल नाभिक में प्रवेश कर गया और धीरे धीरे अंदर चक्कर लगाने लगा। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल को देखा। पहले उसके पास 85 पॉइंट का पवन बल था। अब वह 100 पॉइंट की एक स्टार सीमा को पार कर 2 स्टार स्तर पर पहुंच गया था। पवन बल 21/500 स्टार। पवन तत्व 2 सितारा सैनिक स्तर। वांग टेंग की निगाहें नीचे की ओर ही घूम रही थीं। अपने युद्ध तकनीक कॉलम में उन्होंने गेल मैंटिस किंग से दूसरा लाभ देखा। तरंग अदृश्यता 1/100 आधार। इस कौशल को प्राप्त करने के बाद उसे अंततः समझ में आया कि वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से गेल मैंटिस राजा को क्यों नहीं ढूंढ पाया था। ऐसा इस प्रतिभा को छुपाने के कौशल के कारण था। हालांकि वांग टेंग द्वारा इसे अपनाने के बाद ये वांग टेंग की प्रतिभा नहीं बन पाई। इसके बजाय ये युद्ध तकनीक के रूप में अस्तित्व में आई। फिर भी वांग टेंग बहुत खुश था। यह एक अच्छा कौशल था। चूंकि यह उसकी आध्यात्मिक दृष्टि के निरीक्षण से छिपने में सक्षम था, इससे पता चलता है कि यह कौशल कितना शक्तिशाली था। इस समय लिन झान और अन्य लोगों ने गेल मैंटिस के बचे हुए हिस्से को हटा दिया था। वे आगे बढ़ गए। चलो गेल मैंटिस की लाशें साफ करते हैं, फिर हम वापस जा सकते हैं। लिन झान की कुल्हाड़ियां गेल मैंटिस के खून से सनी हुई थीं। यह अभी तक सूखा नहीं था। उसने इसे किनारे की घास पर पोंछा और फिर अपनी पीठ पर रख लिया। निया और बाकी 3 बौने भी वहां आ गए। उन सभी ने वांग टेंग को धन्यवाद दिया। वाके, जो निया के बगल में खड़ा था, के चेहरे पर एक उलझन थी। उसने धीमी और दबी हुई आवाज में कहा, मानव जाति के मार्शल योद्धा, निया को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं अभी की अपनी अशिष्टता के लिए माफी चाहता हूँ। वांग टेंग ने कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक मिशन था, इसलिए मुझे यही करना चाहिए। वांग टेंग, तुम बहुत तेजी से सुधार कर रहे हो। तुम एक ही वार से गेल मैंटिस किंग को भी मार सकते हो, लिन झान ने कहा। हाँ, अभी तो कुछ ही समय हुआ है, लेकिन तुम पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुकी हो। यान जिनमिंग भी चौंक गया। मैंने सोचा था कि वांग टेंग के हमारे साथ आने के बाद मैं अब सबको नीचे नहीं खींच पाऊंगा। अंत में मैं अभी भी इस उपाधि से छुटकारा पाने में असमर्थ हूँ, यान जिन्यू ने उदास चेहरे के साथ कहा। हा, लिन झान और अन्य लोग हंस पड़े। ड्रैगन सांप के साथ नहीं रहता। हालांकि यान जिन्यू मजाक कर रहा था, लेकिन ये सच था। टाइगर वॉरियर टीम में उसकी योग्यता हमेशा सबसे निचले पायदान पर रही थी। वांग टेंग के उनके साथ जुड़ने के बाद वह एक रैंक ऊपर चढ़ने में कामयाब रही, लेकिन वह इस एहसास का आनंद कुछ दिनों तक ही ले पाए और फिर उसे फिर से नीचे धकेल दिया गया। वे जानते थे कि गेल मैंटिस कितने शक्तिशाली थे और उनकी गति कितनी आश्चर्यजनक थी। उनके हमलों से बचना असंभव था। साथ ही 3 स्टार जानवर के रूप में गेल मैंटिस किंग से निपटना अन्य गेल मैंटिस की तुलना में कठिन होगा। हालांकि वांग टेंग एक ही तलवार के हमले से गेल मैंटिस किंग को मारने में सक्षम था। बस इसी आधार पर लियू यान और यान जिनमिंग शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। NO12BN.C ओम। अतीत में मैंने अक्सर सुना था कि कुछ प्रतिभाशाली लोग बहुत तेजी से साधना कर सकते हैं। उनकी साधना का 1 महीना दूसरे लोगों की साधना के 1 साल या 3 साल के बराबर हो सकता है। पहले मुझे इस पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब मुझे विश्वास है। लिन झान ने वांग टेंग को देखा और खुद को विलाप करने से रोक नहीं पाया। जब मैं तुम्हें देखता हूं, तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि इस दुनिया में वाकई बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोग सचमुच हमारे जैसे सामान्य मार्शल योद्धाओं को मौत के घाट उतार देंगे। दरअसल लिन झान भी प्रतिभाशाली था, क्योंकि वह अपनी 20वीं की उम्र में 4 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बनने में सक्षम था। लेकिन जब एक सुपर जीनियस से तुलना की गई, तो अंतर बहुत बड़ा था। इसके अलावा वांग टेंग एक सुपर जीनियस से भी बढ़कर था। तर्क के आधार पर उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी।
ये सही है। तुम सच में एक राक्षस हो, लियू यान ने कहा। उस स्थिति में हमारी टीम की समग्र क्षमता फिर से बढ़ गई है। अतीत में लीडर के पास 4 स्टार जानवरों से निपटने का आत्मविश्वास नहीं था क्योंकि वह 4 स्टार सैनिक स्तर तक पहुंच गया था। अब लीडर वांग टेंग के शामिल होने से हम चुनौती ले सकते हैं, यान जिनमिंग ने उत्साह से कहा। तुम सही हो। वांग टेंग की क्षमता के साथ, जब तक हम सावधान रहें, हमारे लिए 4 सितारा जानवर का शिकार करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन झान ने सिर हिलाया और जवाब दिया। ये बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है कि हम 4 स्टार जानवरों का शिकार पहले ही शुरू कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि 3 स्टार और 4 स्टार के बीच केवल एक स्तर का अंतर है, लेकिन हम जितना पैसा कमा सकते हैं वह 3 स्टार जानवरों का शिकार करने से कहीं ज्यादा है। अब से हमारी टीम की क्षमता तेजी से उन्नयन की अवधि में प्रवेश करेगी, यान जिन्यू ने लालसा से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह भले ही कमजोर और कोमल दिखती हो, लेकिन मजबूत बनने की उसकी इच्छा उसकी किसी भी साथी से कम नहीं थी। दरअसल चूंकि वह कमजोर थी, इसलिए अधिक शक्तिशाली बनने की उसकी इच्छा कहीं अधिक प्रबल थी। लिन झान ने अनजाने में वांग टेंग की ओर देखा। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन वह सभी के उत्साह को नष्ट करने के लिए सहन नहीं कर सका। अंत में उसने अभी भी कुछ बातें नहीं कही। वह दूसरों की तुलना में चीजों को अधिक स्पष्ट देख सकता था। वांग टेंग ने जो प्रतिभा दिखाई है, उसके आधार पर वह भविष्य में और भी मजबूत होता जाएगा। समय उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं होगा। जब वांग टेंग की क्षमता उनसे बहुत आगे निकल जाएगी, तो उसके लिए टाइगर वॉरियर टीम छोड़ने का समय आ जाएगा। एक ड्रैगन एक सांप के साथ नहीं रह सकता, और वे मूर्ख सांपों का झुंड थे। वांग टेंग का भविष्य उज्जवल था। एक दिन उसे उड़कर जाना ही था। लिन झान ने अपने दिल में आह भरी। उसने कुछ नहीं कहा और बस सभी से गेल मैंटिस की लाशों को साफ करने के लिए कहा। निया, वाके और बॉ ने उनकी मदद करने आए। शक्तिशाली योद्धा जहां भी जाते, उनका सम्मान किया जाता। ये स्पष्ट था कि लिन झान और उनके साथियों ने इन बॉनों का सम्मान जीत लिया था। मिशन के निर्देशों के अनुसार लिन झान और उनकी टीम द्वारा मारे गए गेल मैंटिस उनके थे। इन स्टार बीस्ट की सामग्री को काफी पैसे में बेचा जा सकता है। उन्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वांग टेंग ने गहरी सोच में लिन झान के पीछे की ओर देखा। फिर उसने अपनी नज़र दूसरे गेल मैंटिस द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले पर घुमाई। एक नज़र में ही उसे खरपतवार के खेत में 20 से अधिक विशेषता वाले बुलबुले तैरते हुए दिखाई दे गए। वायु बल तारांकन 8। एड्स बाय पब फ्यूचर। रिक्त विशेषता तारांकन 6। वायु बल तारांकन 10। वायु बल तारांकन 4। रिक्त विशेषता तारांकन 15। अल्पविराम। वांग टेंग ने सब कुछ हासिल कर लिया। उसने कुल 76 रिक्त विशेषताएं और 84 पवन बल विशेषताएं प्राप्त की। उसका वायु बल अभी 2 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंचा ही था, और ये तुरंत ही पुनः ऊपर की ओर बढ़ गया। पवन बल 105/500 ट्यूब स्टार। उसकी क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। दुर्भाग्य से वायु तत्व सितारा जानवर दुर्लभ थे और झुंड में आने वाले वायु तत्व सितारा जानवर तो और भी कम थे। यदि ऐसा नहीं होता तो उसकी क्षमता आसमान छू सकती थी। साथ ही हाल ही में हुए संचय के बाद उनके पास काफी संख्या में रिक्त विशेषताएं थीं। इस मिशन से प्राप्त लाभ बहुत बड़े थे। विशेषता बुलबुले चुनने के बाद वांग टेंग ने आराम नहीं किया। वह आगे बढ़ा और गेल मैंटिस के शवों को साफ किया। गेल मैंटिस किंग सहित 20 से ज्यादा गेल मैंटिस थे, लेकिन उन्हें कोई भी स्टार कोर या स्टार बोन नहीं मिला। टीम निराश थी। सौभाग्य से गेल मैंटिस पर मौजूद सामग्री कुछ पैसों में बेची जा सकती थी। मिशन से प्राप्त पुरस्कारों को जोड़कर वे इस यात्रा से बहुत कुछ कमा सकते हैं। समूह ने गेल मैंटिस की लाशों को बॉनों के रहने के क्वार्टर में वापस पहुंचाया। नेता एओम्यू लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे। निया ने जाकर संक्षेप में बताया कि क्या हुआ। नेता एओम्यू बहुत खुश हुए। ये बहुत बढ़िया है। गेल मैंटिस को साफ करने के बाद हम आखिरकार उस विशाल खेत में खेती फिर से शुरू कर सकते हैं। उनके आसपास के बौने पहले ही बड़ी संख्या में गेल मैंटिस की लाशें देख चुके थे और धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने अपने नेता की बात सुनी तो वे रोमांचित हो गए। वे खुद को जोर से जयकारे लगाने से नहीं रोक पाए। गेल मैंटिस का वह शापित समूह अंततः मर चुका है। हा, ये तो खुशी की बात है। हमें आज रात अलाव जलाकर भोज करना चाहिए। हाँ, हमें भोज की जरूरत है। सभी मेहमानों को भी बुलाओ। हमारे पास शराब और मांस है। नेता एओम्यू निया के साथ आगे बढ़े। अचानक उन्होंने लिन झान और उनकी टीम के सदस्यों को प्रणाम किया। मानव जाति के शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेता, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन झान और उनकी टीम के सदस्य हैरान रह गए। ये नेता एक बुजुर्ग था। वे उससे ऐसा प्रणाम कैसे स्वीकार कर सकते थे? नहीं, यह आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम आज रात एक अलाव पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। देर हो रही है, तो क्यों ना आप रुकें और हमारे साथ शामिल हों।
आइए हम आपका स्वागत अपनी बेहतरीन शराब और मांस के साथ करें, नेता एओम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन झान और उसके साथी भावुक हो गए। बौने जाति की मदिरा बहुत मशहूर थी और हर जनजाति की अपनी खास मदिरा थी। ये लुभावना था। दो युवा पुरुष, लिन झान और यान जिनमिंग, अपनी लार को निगलने से रोक नहीं पाए। उन्होंने दूसरों से उनकी राय पूछी, आप क्या सोचते हैं? तुम दोनों को देखो, अगर तुम शराब नहीं पीते, तो शायद तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तुम अभी भी हमसे हमारी राय क्यों पूछ रहे हो? लियू यान ने आंखें घुमाए और पलटकर जवाब दिया। यान जिन्यू ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। वांग टेंग ने जब बौने जाति की प्रतिक्रिया देखी तो वह उनकी शराब के बारे में जानने को उत्सुक हो गया। ये सोचकर कि अपने पिछले जीवन में वांग परिवार के टूटने के बाद वह अक्सर अपने दुख को शराब में डुबो देता था। आखिरकार शराब और सिगरेट हमेशा से सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। जब उनमें से एक होता है तो दूसरे को भी वहां होना पड़ता है। हम यहाँ रहकर खुश हैं। लिन झान ने अपने हाथ रगड़े और नेता एओम्यू से बात करते हुए हंसा। हा, चिंता मत करो, निश्चित रूप से पर्याप्त शराब होगी। हालांकि नेता एओम्यू बुरा था, उसका दिल नहीं था। वह थोड़ा शरारती भी था। उसने लिन झान को एक बच्चे की तरह आंख मारी। नेता एओम्यू एक व्यस्त व्यक्ति थे। उन्होंने निया को जनजाति के चारों ओर उनका नेतृत्व करने के लिए कहा, जबकि उन्होंने बौनों को भोज की तैयारी करने का निर्देश दिया। अध्याय 213, बौने जाति के लोहारी कौशल को उठाना। निया ने वांग टेंग और उसके साथियों को बौने कबीले के पास ले गया। लेकिन उन्हें वह नहीं दिखा जो वे देखना चाहते थे। वांग टेंग ने पूछा, मैंने सुना है कि बौने लोग लोहारी में माहिर होते हैं। क्या आप हमें वहां ले चलकर दिखा सकते हैं? नेता ने अनुमान लगाया कि तुम इस बारे में पूछोगे। उसने मुझे सूचित किया कि अगर तुम इसके बारे में पूछोगे तो मैं तुम लोगों को लेकर आऊंगा। मेरे पीछे आओ, निया ने कहा। वह सभी को एक पत्थर के किले में ले गई जो पहाड़ी की चोटी से जुड़ा हुआ था। वे एक लंबे गलियारे से गुजरते हुए और पत्थर की सीढ़ियों की एक उड़ान से नीचे उतरते हुए अंदर चले गए। कुछ समय बाद किले के अंदर का दृश्य वांग टेंग और उसके साथियों के सामने उजागर हो गया। पहाड़ी के बीच का हिस्सा खाली हो चुका था। पहाड़ी के अंदर कई पत्थर के कमरे थे और वे सभी तरह की अजीब मशीनों से जुड़े हुए थे। ये लोगों को एक साइंस फिक्शन फिल्म जैसा एहसास कराता था। अलग अलग पत्थरों के कमरों से लाल रोशनी निकल रही थी। साथ ही धातुओं के आपस में टकराने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। ये पहाड़ी के दिल में एक सिम्फनी की तरह गूंज रही थी। लिन झान ने अपनी टीम के सदस्यों से नजरें मिलाईं। वे आश्चर्यचकित थे। यान जिनमिंग ने कहा, मैंने अंततः दुनिया के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यापक कर लिया है। हमारी बौनी जाति जीवनयापन के लिए लोहारी पर निर्भर है। ये पहले से ही कुछ हजार सालों से जारी है, निया ने गर्व से कहा। लिन झान ने कहा, हर जाति के पास जीवित रहने का अपना तरीका होता है। चूंकि वे कुछ हजार साल तक टिके रहने में सक्षम हैं, इसलिए उन्होंने संभवतः इस कौशल को उस स्तर तक विकसित कर लिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वांग टेंग अपने नीचे मौजूद अनगिनत विशेषता वाले बुलबुलों की ओर आकर्षित था। वह अपनी नजरें हटा नहीं सका। वे कितने सारे थे। सभी बड़े और छोटे बुलबुले आसपास तैर रहे थे। यह एक शानदार दृश्य था। वांग टेंग के होठों के किनारे अनियंत्रित रूप से मुड़ गए। NO12 बीक जन डॉट सी ओम। उसने उन्हें उठा लिया। स्मिथली तारांकन 3, स्मिथली तारांकन 5, स्मिथली तारांकन 1। अल्पविराम। वांग टेंग के शरीर में लोहारी के गुण समाहित हो गए। एक पल में ही लोहारी का ज्ञान उसके दिमाग में उभरने लगा। उसके शरीर में भी कुछ प्रतिक्रिया होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कुछ मांसपेशियों की यादें बस गई हैं। न केवल उसका सिद्धांत पूरा हो रहा था, बल्कि उसकी व्यवहारिक क्षमता भी अधिक से अधिक उन्नत होती जा रही थी। स्मिथली 60/100 छोटी उपलब्धि। यह उनकी मूल संख्या थी। हालांकि अब उनकी विशेषताएं लगातार बढ़ती रहीं और 500 से अधिक हो गईं। उनकी कारीगरी छोटी उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि में बदल गई। स्मिथली 125/1000 बड़ी उपलब्धि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बौने जाति का लोहारी कौशल था। पृथ्वी पर लोहारी कौशल जिंगबू महाद्वीप से लाए गए थे। जिंगबू महाद्वीप में बौने जाति के लोहारी कौशल सबसे अच्छे थे। इसका मतलब यह था कि वांग टेंग ने जिंगबू महाद्वीप में लोहारी कौशल का सार सीखा था। हालांकि यह कई बौने जनजातियों में से एक था, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद लोहारी कौशल की तुलना में यह ज्यादा गहरा था और विवरण ज्यादा परिपूर्ण थे। नीचे के विशेषता बुलबुले गायब हो गए थे। वे सभी वांग टेंग द्वारा उठाए गए थे। वांग टेंग आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह बेहद खुश था। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसी को नहीं पता था कि वांग टेंग ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है। निया ने उन्हें पहाड़ी की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। वे जानते थे कि वह कुछ भी छिपा रही थी और उन्हें सिर्फ वही दिखा रही थी जो सतह पर था। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें विवरण नहीं दिखाएगी।
लिन झान और उसकी टीम के सदस्य समझदार लोग थे, इसलिए उन्होंने भी आगे की जांच नहीं की। अल्पविराम। रात में पहाड़ी पर जहां बौने रहते थे वहां आग बहुत तेज जल रही थी। इससे पूरा इलाका जगमगा उठा। वहां अलाव भोज का आयोजन चल रहा था। खाली मैदान में असाधारण रूप से चहल पहल थी और हवा में हंसी की गूंज गूंज रही थी। बौने जनजाति के विशेष संगीत, कर्कश गायन, ढोल की थाप और विभिन्न अज्ञात प्राचीन संगीत वाद्य यंत्रों ने वातावरण को रोमांचित कर दिया। बौने जाति की महिलाओं ने उन्हें तरह तरह के फल, सब्जियां, मांस और शराब भेंट की। लिन झान और उनकी टीम विविधता से चकित हो गई और उनके मुंह में लार टपकने लगी। हे भगवान, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। लिन झान ने जल्दी से एक बारबेक्यू किए हुए सुअर का मांस नीचे खींचा और उसे बड़े बड़े टुकड़ों में खाना शुरू कर दिया। उसका दूसरा हाथ भी खाली नहीं रहा। उसने एक बड़ा कप पकड़ा हुआ था जिसमें स्वादिष्ट वाइन भरी हुई थी। उसने उसे हल्का सा सूंघा और अपनी आंखें बंद करके उस एहसास का आनंद लिया। उसने वाइन का एक बड़ा घूंट पी लिया। हाँ, अच्छी वाइन। अरे नेताजी, आप वाकई बहुत तेज हैं। यान जिनमिंग हारना नहीं चाहता था। उसने मांस को बड़े घूंटों में निगल लिया और शराब पी ली। उसका पूरा मुंह तेल से भर गया था। यह एहसास अद्भुत था। लियू यान और यान जिन्यू ज्यादा सुरुचिपूर्ण थे। वे धीमे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार भी नहीं किया जैसे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं खाया हो जो इतना अच्छा हो। वांग टेंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने छोटे कौवे को छोड़ दिया और बारबेक्यू किए गए मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया ताकि वह खुद खा सके। फिर उसने एक गिलास शराब डाली और बारबेक्यू किए गए मांस को खाते हुए स्वादिष्ट शराब का आनंद लिया। उसने सितारों से भरे आसमान की ओर देखा और अचानक महसूस किया कि इस तरह का जीवन काफी आनंददायक है। कैसा है? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है न? बौने जाति की मदिरा वाकई बहुत अच्छी होती है। यान जिनमिंग ने वांग टेंग के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। ये वाकई अच्छी वाइन है। वांग टेंग ने अपना प्याला उठाया और उसके साथ खुशी से झूम उठा। उन दोनों ने एक ही घूंट में अपनी वाइन खत्म कर दी। क्या आप हमारे द्वारा तैयार शराब और भोजन से संतुष्ट हैं? निया चल कर आई। वाके नामक बौना उसके पीछे पीछे आया। वांग टेंग को एहसास हो गया था कि यह आदमी निया को पसंद करता है। यही कारण था कि जब उसने निया को शुरू में उसके साथ बातचीत करते देखा तो वह दुखी हो गया और उस पर भद्दी टिप्पणियां की। लेकिन जब उसने वांग टेंग की क्षमता देखी तो वह और अधिक आज्ञाकारी हो गया। अब वह उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने शायद ये भी देखा था कि वांग टेंग के मन में निया के प्रति कोई विचार नहीं था। लिन झान और यान जिनमिंग ने सवाल सुनते ही अपने अंगूठे ऊपर उठा दिए। दुर्भाग्य से उनके मुंह में खाना भरा हुआ था, इसलिए वे कुछ नहीं बोल पाए। निया और वाके ने जब उनका रूप देखा तो वे जोर से हंस पड़े। उनके कार्यों से बेहतर सबूत और कोई नहीं था। और निया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही ढोल की तेज आवाज सुनाई दी। इसने बाकी सभी आवाजों को दबा दिया। आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया। क्या हुआ? वांग टेंग और उनके साथियों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए जब वे खड़े हुए। दुश्मन का हमला। निया का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह मुड़ी और पहाड़ी से नीचे भागी। वाके उसके पीछे पीछे चल रहा था। पूरा स्थान अव्यवस्थित था। जल्दी जल्दी पत्थर के किले में छिप जाओ। नेता एओम्यू की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। लात घूंसों की मार से अलाव जलकर राख हो गया। खाना और शराब जमीन पर गिर गए, लेकिन बौनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे जल्दी से पत्थर के किले की ओर भागे। चल दर, लिन झान बोलते हुए नेता एओम्यू की ओर दौड़ा। लियू यान और टीम के अन्य सदस्यों ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। नेता एओम्यू, आखिर क्या हुआ? लिन झान ने मौका पाकर पूछा। डाकू, नेता एओम्यू ने गंभीर चेहरे से कहा। डाकू? लिन झान और उसके साथी हैरान थे। वे हैरान थे और पूछ रहे थे, यहाँ डाकू क्यों हैं? नेता एओम्यू ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। इस क्षेत्र में डाकुओं को आए कई साल हो गए हैं। लिन झान ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वे डाकू कितने शक्तिशाली हैं। नेता एओम्यू चिंतित दिखे। उन्होंने कुछ देर झिझकते हुए कहा, अगर मेरे आदिवासी खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो क्या मैं आपकी मदद मांग सकता हूं? लिन झान और उनकी टीम के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और फिर जवाब दिया, चिंता मत करो, चूंकि हम उनसे भिड़ चुके हैं इसलिए हम चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करेंगे। जब उसने बोलना समाप्त किया तो अंधेरे से 10 से अधिक आकृतियां बाहर निकलीं। मार डालो सबको, उनका पैसा छीन लो। चारों तरफ से बेरहमी से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। इन लोगों ने जो भी देखा उसे मार डाला। निया और उसके दोस्त उनसे कुछ कदम पीछे थे। जब उन्होंने अपने आदिवासियों को मरते देखा तो उनकी आंखें लाल हो गईं और वे गुस्से से चिल्लाते हुए डाकुओं पर टूट पड़े। लिन झान, वांग टेंग और उनके दोस्त बौनों को मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए वे लड़ाई में शामिल हो गए। जितना अधिक समय तक वे प्रतीक्षा करते उतने ही अधिक हानिरहित बौने मारे जा सकते थे। उनमें से कुछ लोग भीड़ों के झुंड में घुसे बाघों की तरह थे। देखते ही देखते 7-8 डाकू मारे गए।
वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी से एक एक स्टार सैनिक स्तर के डाकू को मार डाला। अचानक उसने महसूस किया कि एक तेज हवा पीछे से उस पर हमला कर रही है। उसने देखा कि भूरे बालों वाला एक क्रूर दिखने वाला आदमी कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उस आदमी ने उस पर चाकू से वार किया। चाकू से बहुत तेज गर्मी निकली और वह तुरंत उसके सामने आ गया। आंधी के कदम। वांग टेंग ने अपने पैरों से शानदार प्रदर्शन किया और लगातार छायाओं की श्रृंखला में बदल गए। उन्होंने हमले से बचने के लिए अपने शरीर को झुकाया। भूरे बालों वाले व्यक्ति के चेहरे पर तब थोड़ा बदलाव आया जब उसने देखा कि वांग टेंग उसके हमले को सफलतापूर्वक चकमा दे रहा है। 3 सितारा सैनिक स्तर। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से दूसरे पक्ष की ओर देखने के बाद उसकी क्षमता का आकलन किया। फिर अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचते हुए उसने एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना जोर से जमीन पर पैर पटक दिया। जब वह भूरे बालों वाले आदमी की ओर बढ़ा तो झटके से झटके की लहरें पैदा हुईं। बेवकूफ। जब उसने वांग टेंग को खाली हाथ हमला करते देखा तो भूरे बालों वाला आदमी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने बिना चकमा दिए वांग टेंग के हमले का स्वागत किया। वांग टेंग का शरीर अचानक उसके सामने से गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह भूरे बालों वाले आदमी के पीछे था और उसके हाथ में एक सोने की ईंट थी। ईंट को नीचे गिराते समय उसका भाव पवित्र था। टकराना। भूरे बालों वाले उस आदमी को अपने सिर के पिछले हिस्से में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेकाबू होकर आगे की ओर गिर पड़ा। यह एक बिल्कुल सही जंगली हंस का रेत के टीले पर उतरना जैसा कदम था। इससे पहले कि वह अपना होश खो देता उसने ये वाक्य सुना। तुम मूर्ख हो, बौने जाति के लोहारी कौशल को उठाना। नीया ने वांग टेंग और उसके साथियों को बौने कबीले के पास ले गया। लेकिन उन्हें वह नहीं दिखा जो वे देखना चाहते थे। वांग टेंग ने पूछा, मैंने सुना है कि बौने लोग लोहारी में माहिर होते हैं। क्या आप हमें वहां ले चलकर दिखा सकते हैं? नेता ने अनुमान लगाया कि तुम इस बारे में पूछोगे। उसने मुझे सूचित किया कि अगर तुम इसके बारे में पूछोगे तो मैं तुम लोगों को लेकर आऊंगा। मेरे पीछे आओ, निया ने कहा। वह सभी को एक पत्थर के किले में ले गई जो पहाड़ी की चोटी से जुड़ा हुआ था। वे एक लंबे गलियारे से गुजरते हुए और पत्थर की सीढ़ियों की एक उड़ान से नीचे उतरते हुए अंदर चले गए। कुछ समय बाद किले के अंदर का दृश्य वांग टेंग और उसके साथियों के सामने उजागर हो गया। पहाड़ी के बीच का हिस्सा खाली हो चुका था। पहाड़ी के अंदर कई पत्थर के कमरे थे और वे सभी तरह की अजीब मशीनों से जुड़े हुए थे। ये लोगों को एक साइंस फिक्शन फिल्म जैसा एहसास कराता था। अलग अलग पत्थरों के कमरों से लाल रोशनी निकल रही थी। साथ ही धातुओं के आपस में टकराने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। ये पहाड़ी के दिल में एक सिम्फनी की तरह गूंज रही थी। लिन झान ने अपनी टीम के सदस्यों से नजरें मिलाईं। वे आश्चर्यचकित थे। यान जिनमिंग ने कहा, मैंने अंततः दुनिया के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यापक कर लिया है। हमारी बौनी जाति जीवनयापन के लिए लोहारी पर निर्भर है। ये पहले से ही कुछ हजार सालों से जारी है, निया ने गर्व से कहा। लिन झान ने कहा, हर जाति के पास जीवित रहने का अपना तरीका होता है। चूंकि वे कुछ हजार साल तक टिके रहने में सक्षम हैं, इसलिए उन्होंने संभवतः इस कौशल को उस स्तर तक विकसित कर लिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वांग टेंग अपने नीचे मौजूद अनगिनत विशेषता वाले बुलबुलों की ओर आकर्षित था। वह अपनी नजरें हटा नहीं सका। वे कितने सारे थे। सभी बड़े और छोटे बुलबुले आसपास तैर रहे थे। यह एक शानदार दृश्य था। वांग टेंग के होठों के किनारे अनियंत्रित रूप से मुड़ गए। उसने उन्हें उठा लिया। स्मिथली तारांकन 3, स्मिथली तारांकन 5, स्मिथली तारांकन 1। अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग के शरीर में लोहारी के गुण समाहित हो गए। एक पल में ही लोहारी का ज्ञान उसके दिमाग में उभरने लगा। उसके शरीर में भी कुछ प्रतिक्रिया होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कुछ मांसपेशियों की यादें बस गई हैं। न केवल उसका सिद्धांत पूरा हो रहा था, बल्कि उसकी व्यवहारिक क्षमता भी अधिक से अधिक उन्नत होती जा रही थी। स्मिथली 60/100 छोटी उपलब्धि। यह उनकी मूल संख्या थी। हालांकि अब उनकी विशेषताएं लगातार बढ़ती रहीं और 500 से अधिक हो गईं। उनकी कारीगरी छोटी उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि में बदल गई। स्मिथली 125/1000 बड़ी उपलब्धि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बौने जाति का लोहारी कौशल था। पृथ्वी पर लोहारी कौशल जिंगबू महाद्वीप से लाए गए थे। जिंगबू महाद्वीप में बौने जाति के लोहारी कौशल सबसे अच्छे थे। इसका मतलब यह था कि वांग टेंग ने जिंगबू महाद्वीप में लोहारी कौशल का सार सीखा था। हालांकि यह कई बौने जनजातियों में से एक था, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद लोहारी कौशल की तुलना में यह ज्यादा गहरा था और विवरण ज्यादा परिपूर्ण थे। नीचे के विशेषता बुलबुले गायब हो गए थे। वे सभी वांग टेंग द्वारा उठाए गए थे। वांग टेंग आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह बेहद खुश था। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसी को नहीं पता था कि वांग टेंग ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है। निया ने उन्हें पहाड़ी की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया।
वे जानते थे कि वह कुछ भी छिपा रही थी और उन्हें सिर्फ वही दिखा रही थी जो सतह पर था। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें विवरण नहीं दिखाएगी। लिन झान और उसकी टीम के सदस्य समझदार लोग थे, इसलिए उन्होंने भी आगे की जांच नहीं की। अल्पविराम। रात में पहाड़ी पर जहां बौने रहते थे वहां आग बहुत तेज जल रही थी। इससे पूरा इलाका जगमगा उठा। वहां अलाव भोज का आयोजन चल रहा था। खाली मैदान में असाधारण रूप से चहल पहल थी और हवा में हंसी की गूंज गूंज रही थी। बौने जनजाति के विशेष संगीत, कर्कश गायन, ढोल की थाप और विभिन्न अज्ञात प्राचीन संगीत वाद्ययंत्रों ने वातावरण को रोमांचित कर दिया। बौने जाति की महिलाओं ने उन्हें तरह तरह के फल, सब्जियां, मांस और शराब भेंट की। लिन झान और उनकी टीम विविधता से चकित हो गई और उनके मुंह में लार टपकने लगी। हे भगवान, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। लिन झान ने जल्दी से एक बारबेक्यू किए हुए सुअर का मांस नीचे खींचा और उसे बड़े बड़े टुकड़ों में खाना शुरू कर दिया। उसका दूसरा हाथ भी खाली नहीं रहा। उसने एक बड़ा कप पकड़ा हुआ था जिसमें स्वादिष्ट वाइन भरी हुई थी। उसने उसे हल्का सा सूंघा और अपनी आंखें बंद करके उस एहसास का आनंद लिया। उसने वाइन का एक बड़ा घूंट पी लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, अच्छी वाइन। अरे नेताजी, आप वाकई बहुत तेज हैं। यान जिनमिंग हारना नहीं चाहता था। उसने मांस को बड़े घूंटों में निगल लिया और शराब पी ली। उसका पूरा मुंह तेल से भर गया था। यह एहसास अद्भुत था। लियू यान और यान जिन्यू ज्यादा सुंदर थे। वे धीमे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं दिखाया कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं खाया जो इतना बढ़िया हो। वांग टेंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने छोटे कौवे को छोड़ दिया और बारबेक्यू किए गए मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया ताकि वह खुद खा सके। फिर उसने एक गिलास शराब डाली और बारबेक्यू किए गए मांस को खाते हुए स्वादिष्ट शराब का आनंद लिया। उसने सितारों से भरे आसमान की ओर देखा और अचानक महसूस किया कि इस तरह का जीवन काफी आनंददायक है। कैसे? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है ना? बौने जाति की मदिरा वाकई बहुत अच्छी होती है। यान जिनमिंग ने वांग टेंग के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। ये वाकई अच्छी वाइन है। वांग टेंग ने अपना प्याला उठाया और उसके साथ खुशी से झूम उठा। उन दोनों ने एक ही घूंट में अपनी वाइन खत्म कर दी। क्या आप हमारे द्वारा तैयार शराब और भोजन से संतुष्ट हैं? निया चल कर आई। वाके नामक बौना उसके पीछे पीछे आया। वांग टेंग को एहसास हो गया था कि यह आदमी निया को पसंद करता है। यही कारण था कि जब उसने निया को शुरू में उसके साथ बातचीत करते देखा तो वह दुखी हो गया और उस पर भद्दी टिप्पणियां की। लेकिन जब उसने वांग टेंग की क्षमता देखी तो वह और अधिक आज्ञाकारी हो गया। अब वह उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने शायद ये भी देखा था कि वांग टेंग के मन में निया के प्रति कोई विचार नहीं था। लिन झान और यान जिनमिंग ने सवाल सुनते ही अपने अंगूठे ऊपर उठा दिए। दुर्भाग्य से उनके मुंह में खाना भरा हुआ था, इसलिए वे कुछ नहीं बोल पाए। निया और वाके ने जब उनका रूप देखा तो वे जोर से हंस पड़े। उनके कार्यों से बेहतर सबूत और कोई नहीं था। और निया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही ढोल की तेज आवाज सुनाई दी। इसने बाकी सभी आवाजों को दबा दिया। आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया। क्या हुआ? वांग टेंग और उनके साथियों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए जब वे खड़े हुए। दुश्मन का हमला। निया का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह मुड़ी और पहाड़ी से नीचे भागी। वाके उसके पीछे पीछे चल रहा था। पूरा स्थान अव्यवस्थित था। जल्दी जल्दी पत्थर के किले में छिप जाओ। नेता एओम्यू की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। लात घूंसों की मार से अलाव जलकर राख हो गया। खाना और शराब जमीन पर गिर गए, लेकिन बौनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे जल्दी से पत्थर के किले की ओर भागे। चल दर। लिन झान बोलते हुए नेता एओम्यू की ओर दौड़ा। लियू यान और टीम के अन्य सदस्यों ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। नेता एओम्यू, आखिर क्या हुआ? लिन झान ने मौका पाकर पूछा। डाकू। नेता एओम्यू ने गंभीर चेहरे से कहा। डाकू। लिन झान और उसके साथी हैरान थे। वे हैरान थे और पूछ रहे थे, यहाँ डाकू क्यों हैं? नेता एओम्यू ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। इस क्षेत्र में डाकुओं को आए कई साल हो गए हैं। लिन झान ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वे डाकू कितने शक्तिशाली हैं। नेता एओम्यू चिंतित दिखे। उन्होंने कुछ देर झिझकते हुए कहा, अगर मेरे आदिवासी खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो क्या मैं आपकी मदद मांग सकता हूं? लिन झान और उनकी टीम के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और फिर जवाब दिया, चिंता मत करो, चूंकि हम उनसे भिड़ चुके हैं इसलिए हम चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करेंगे। जब उसने बोलना समाप्त किया तो अंधेरे से 10 से अधिक आकृतियां बाहर निकलीं। मार डालो सबको। उनका पैसा छीन लो। चारों तरफ से बेरहमी से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। इन लोगों ने जो भी देखा उसे मार डाला। निया और उसके दोस्त उनसे कुछ कदम पीछे थे। जब उन्होंने अपने आदिवासियों को मरते देखा तो उनकी आंखें लाल हो गईं और वे गुस्से से चिल्लाते हुए डाकुओं पर टूट पड़े। लिन झान, वांग टेंग और उनके दोस्त बौनों को मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए वे लड़ाई में शामिल हो गए।
जितना अधिक समय तक वे प्रतीक्षा करते, उतने ही अधिक हानिरहित बौने मारे जा सकते थे। उनमें से कुछ लोग भीड़ों के झुंड में घुसे बाघों की तरह थे। देखते ही देखते 7-8 डाकू मारे गए। वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी से एक एक स्टार सैनिक स्तर के डाकू को मार डाला। अचानक उसने महसूस किया कि एक तेज हवा पीछे से उस पर हमला कर रही है। उसने देखा कि भूरे बालों वाला एक क्रूर दिखने वाला आदमी कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उस आदमी ने उस पर चाकू से वार किया। चाकू से बहुत तेज गर्मी निकली और वह तुरंत उसके सामने आ गया। आंधी के कदम। वांग टेंग ने अपने पैरों से शानदार प्रदर्शन किया और लगातार छायाओं की एक श्रृंखला में बदल गए। उन्होंने हमले से बचने के लिए अपने शरीर को झुकाया। NO12 ओम। भूरे बालों वाले व्यक्ति के चेहरे पर तब थोड़ा बदलाव आया जब उसने देखा कि वांग टेंग उसके हमले को सफलतापूर्वक चकमा दे रहा है। 3 सितारा सैनिक स्तर। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से दूसरे पक्ष की ओर देखने के बाद उसकी क्षमता का आकलन किया। फिर अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचते हुए उसने एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना जोर से जमीन पर पैर पटक दिया। जब वह भूरे बालों वाले आदमी की ओर बढ़ा तो झटके से झटके की लहरें पैदा हुईं। बेवकूफ। जब उसने वांग टेंग को खाली हाथ हमला करते देखा तो भूरे बालों वाला आदमी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने बिना चकमा दिए वांग टेंग के हमले का स्वागत किया। वांग टेंग का शरीर अचानक उसके सामने से गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह भूरे बालों वाले आदमी के पीछे था और उसके हाथ में एक सोने की ईंट थी। ईंट को नीचे गिराते समय उसका भाव पवित्र था। टकराना। भूरे बालों वाले उस आदमी को अपने सिर के पिछले हिस्से में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेकाबू होकर आगे की ओर गिर पड़ा। यह एक बिल्कुल सही, जंगली हंस का रेत के टीले पर उतरना जैसा कदम था। इससे पहले कि वह अपना होश खो देता, उसने ये वाक्य सुना। तुम मूर्ख हो, मैं काली हवा के डाकुओं पर हमला। टकराना। भूरे बालों वाला व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वांग टेंग नीचे बैठ गया और ईंट को उसके सिर पर कुछ और बार मारा। जैसी कि उम्मीद थी, उसके सिर से विशेषता बुलबुले उभर आए। वांग टेंग मुस्कुराया। आत्मा तारांकन 1, आत्मज्ञान तारांकन 3, अग्नि बल तारांकन 1-2, आत्मा तारांकन 2, आत्मज्ञान तारांकन 2, अग्नि बल तारांकन 16, अल्पविराम। वांग टेंग ने उन सभी को उठा लिया। कुल मिलाकर उसे आत्मा के 12 अंक और ज्ञान के 14 अंक मिले। आत्मज्ञान, आध्यात्मिक क्षेत्र 32.400, आत्मा 20.600। अनुपात के आधार पर उनके ज्ञान और आत्मा में क्रमशः 1.4 और 1.2 अंकों की वृद्धि हुई। इसके अलावा उन्होंने 28 अंक की अग्नि शक्ति भी प्राप्त की। वांग टेंग की अग्नि शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। वांग टेंग उठा और ईंट को अपनी पीठ के पीछे रख लिया। वह अगले डाकू को मारने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसने देखा कि वाके नामक युवा बौना कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वह डर के मारे उसे देख रहा था, उसका चेहरा मूंछों और दाढ़ी से ढका हुआ था। जब उसकी नज़र वांग टेंग से मिली तो उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। ये बड़ा आदमी क्या कर रहा है? वांग टेंग अवाक रह गया। उसने अपना सिर हिलाया, वाके को नज़रअंदाज किया और दूसरे डाकू की ओर भाग गया। वाके ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वांग टेंग उसे अनदेखा कर रहा है। उसने अपने छोटे दिल को शांत करने के लिए अपनी छाती थपथपाई, जो बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये बहुत डरावना है, बहुत डरावना। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने उसे नाराज नहीं किया। अल्पविराम। लगभग 10 मिनट बाद सभी डाकुओं का निपटारा कर दिया गया। लिन झान और उनकी टीम समय पर युद्ध में शामिल हो गई थी, इसलिए बौनों की तरफ से ज्यादा हताहत नहीं हुए। लेकिन फिर भी कुछ बौने मारे गए। पत्थर के किले में छिपे बौने जब ये जान गए कि युद्ध समाप्त हो चुका है, तो नेता एओम्यू के नेतृत्व में बाहर आए। अपने मृत आदिवासियों को देखकर वे दुख से भर गए। चारों ओर से धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मारे गए लोगों ने कई विशेषता बुलबुले गिराए थे। वांग टेंग ने उन सभी को उठा लिया। लकड़ी बल तारांकन 8, पृथ्वी बल तारांकन 6, रिक्त विशेषता तारांकन 1-2, जल बल तारांकन 5, स्मिथली तारांकन 3-2, अल्पविराम। उसके बल के विभिन्न तत्वों में वृद्धि हुई तथा उसे 38 रिक्त विशेषताएं, साथ ही 56 स्मिथली अंक भी प्राप्त हुए। ये विशेषता बुलबुले सिर्फ डाकुओं द्वारा नहीं गिराए गए थे। इनमें से कुछ तो मारे गए बौनों से भी आए थे। वांग टेंग केवल अपनी दया व्यक्त कर सकते थे। नेता एओम्यू शोक मना रहे थे। वह निया को पकड़कर उनके पास गए और लिन झान और उनकी टीम को धन्यवाद दिया। एक बार फिर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इस बार, अगर आप नहीं होते, तो हमारे रेड लीव स्ट्राइप को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता था। वाके उनके पीछे पीछे चला गया। जब उसने वांग टेंग को देखा तो उसकी नजरें झपक उठीं। आपका स्वागत है, नेता एओम्यू। कृपया मेरी संवेदना स्वीकार करें, लिन झान ने आह भरते हुए कहा। वांग टेंग ने भूरे बालों वाले आदमी को लात मारी और कहा, मैंने किसी को जिंदा रखा है। क्या तुम उससे पूछताछ करना चाहते हो? हाँ।
डाकू बिना किसी चेतावनी के आ गए। हमें उनसे पूछताछ करनी चाहिए। अगर कोई और डाकू होगा तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। नेता एओम्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह आदमी 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा है। डाकुओं के बीच शायद उसका कुछ रुतबा है। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे कुछ जानकारी हासिल कर सकोगे, वांग टेंग ने कहा। वाकई, इस डाकू को नीचे लाओ और उससे विस्तार से पूछताछ करो, नेता एओम्यू ने आदेश दिया। हाँ, वाकई ने सिर हिलाया। उसने भूरे बालों वाले आदमी को पलट दिया। वांग टिंग। आखिरकार सभी ने भूरे बालों वाले आदमी का बुरी तरह सूजा हुआ चेहरा देखा। ये सूअर के सिर जैसा लग रहा था। जब वे अजीब निगाहों से वांग टेंग को देख रहे थे तो उनके होंठ फड़क रहे थे। खांसी। वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, मैंने उसे थोड़ा जोर से मारा, कहीं वह जाग न जाए। वाकई चुप रहा और उसने भूरे बालों वाले आदमी को नीचे खींच लिया। नेता एओम्यू ने वांग टेंग और उनके साथियों को पत्थर के किले के अंदर ले जाकर परिणाम का इंतजार करने को कहा। 1 घंटे से भी ज्यादा समय बाद निया और वाके ने पूछताछ पूरी की और वापस आ गए। नेता एओम्यू ने उनके गंभीर भावों को देखा, इसलिए उन्होंने पूछा, कैसा है? निया ने कहा, वे ब्लैक विंड बैंडिट्स नामक एक डाकू गिरोह से आते हैं। 3 दिन पहले वे 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक पहाड़ पर जमे हुए थे और उसी समय उनकी नजर हम पर पड़ी। उन्होंने आज तब जाकर कार्रवाई की जब वे शांत हो गए। क्या आप जानते हैं कि उनके पास कितने लोग हैं? उनकी क्षमता के बारे में क्या? नेता एओम्यू ने आगे पूछा। अभी अभी हमने जिन लोगों को मारा है उनके अलावा करीब 30 से 40 डाकू बचे हैं। उसने कहा कि सबसे ताकतवर डाकू ब्लैक विंड बैंडिट्स का मुखिया है। वह 4 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा है। उसके नीचे 2 और 3 स्टार सैनिक स्तर के और करीब 4 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हैं। बाकी 1 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा या मार्शल शिष्य हैं, निया ने जवाब दिया। ये शक्तिशाली डाकू गिरोह हमारे क्षेत्र में क्या कर रहा है? नेता एओम्यू ने असहाय होकर आह भरते हुए अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। नेता, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अगर हम उनके प्रतिक्रिया देने तक इंतजार करेंगे तो हम मर जाएंगे, निया ने उत्तेजित होकर कहा। उनके बीच 4 स्टार और 3 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हैं। हमारा कबीला उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। वाके को निराशा महसूस हुई। नेता एओम्यू एक पल के लिए झिझके। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई निर्णय ले लिया है। उन्होंने मुड़कर लिन झान से कहा, मानव जाति के मार्शल योद्धाओं, क्या आप एक बार और हमारी मदद कर सकते हैं? यदि आप डाकुओं के गिरोह को नष्ट करने और हमें इस जीवन या मृत्यु संकट से बचने में मदद करने में सक्षम हैं, तो हम निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक इनाम देंगे। साथ ही, आप हमारी मित्रता प्राप्त करेंगे। यदि आप भविष्य में हथियार बनाना चाहते हैं, तो हमारा रेड लीव्स ट्राइब आपको अस्वीकार नहीं करेगा। हम आपके लिए सबसे अच्छे हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लिन झान और उनकी टीम के सदस्यों की आंखें चमक उठीं। बौने जाति की मित्रता और हथियार बनाने का वादा, ईमानदारी से कहूं तो वे बहुत प्रभावित हुए। हालांकि, लिन झान फिर भी कुछ देर के लिए हिचकिचाया। उसने कहा, हमें एक पल के लिए चर्चा करने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, नेता एओम्यू ने सिर हिलाया। उन्होंने निया और वाके को कमरे से बाहर ले जाकर उन्हें थोड़ी जगह दी। कमरे के बाहर, निया ने बंद दरवाजे की ओर देखा और अधीरता से पूछा, नेता, क्या आपको लगता है कि वे सहमत होंगे? मुझे नहीं पता, मुझे उम्मीद है कि वे सहमत होंगे। अगर नहीं। नेता एओम्यू ने भौहें सिकुड़ी और आह भरी। उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। अगर नहीं तो क्या? आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। निया और वाके पहले से ही इसके परिणामों की कल्पना कर सकते थे। वे केवल यही प्रार्थना कर सकते थे कि लिन झान और उनकी टीम यहीं रहे और हमेशा के लिए न जाए। अगर वे चले गए तो उनकी जनजाति शायद इतिहास बन जाएगी। आखिरकार, दूसरे मार्शल योद्धाओं को इकट्ठा करने के लिए एक और मिशन भेजने में बहुत देर हो चुकी थी। अल्पविराम। कमरे में लिन झान और उनकी टीम के सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। लियू यान ने कहा, मुझे लगता है कि हम ऐसे ही नहीं जा सकते। बौने जनजाति के सामने बहुत सारी कठिनाइयां होंगी। लेकिन, हमें ब्लैक विंड बैंडिट्स की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। उनका मुखिया 4 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा है। हमें नहीं पता कि वह शुरुआती चरण में है, मध्य चरण में है या उन्नत चरण में है। लीडर शायद जीत ना पाए। उनके पास अन्य मार्शल योद्धा भी हैं, यान जिनमिंग ने तार्किक रूप से विश्लेषण किया। अगर हम चले गए तो बौने बहुत बुरी स्थिति में होंगे। यान जिन्यू थोड़ा भावुक था। वह बौनों को अकेला छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वांग टेंग, आप क्या सोचते हैं? लिन झान ने वांग टेंग की ओर देखा, जिसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था। no12bigjan.com। वांग टेंग ने शांति से कहा, मैं 4 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा से निपट सकता हूं। उनके शब्द हमेशा आश्चर्यजनक होते थे। उनकी टीम के सदस्य तुरंत दंग रह गए। वे काफी देर तक स्तब्ध रहे और समझ नहीं पाए कि क्या कहें। क्या तुम्हें यकीन है?
लिन झान ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा। उसे वांग टेंग पर भरोसा था, लेकिन उसे ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। वे पहले से ही अचंभित थे जब वह 3 सितारा सैनिक स्तर पर पहुंच गया। अब वांग टेंग उन्हें बता रहा था कि उसकी क्षमता 4 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के बराबर थी। भाई, क्या तुम स्वर्ग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो? वांग टेंग ने जवाब दिया, मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। अच्छा, लिन झान ने तुरंत अपना फैसला ले लिया। वह वांग टेंग के इरादे को समझ गया। वह लड़ने के लिए तैयार हो गया था। लिन झान ने झिझकना बंद कर दिया और कहा, हम बौनों की मदद करेंगे। इसके अलावा हमें उनसे सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी वहां पहुंच जाएं, तो हम ब्लैक विंड बैंडिट्स को चौंका सकते हैं, वांग टेंग ने सुझाव दिया। अच्छा विचार है। सबकी आंखें चमक उठीं। आप वास्तव में एक धूर्त व्यक्ति हैं। लिन झान ने वांग टेंग के कंधे पर थपथपाया और उसकी प्रशंसा की। वांग टेंग। मुद्दे पर चर्चा के बाद वांग टेंग और उनके साथी कमरे से बाहर चले गए। सबने क्या निर्णय लिया? नेता एओम्यू जल्दी से आगे आए और पूछा। नेता एओम्यू, हम मदद कर सकते हैं, लिन झान ने कहा, लेकिन एओम्यू ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि उसका दिल फिर से धड़कने लगा। लेकिन लिन झान ने कहा, मुझे पहले कुछ बातें कहनी हैं। अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं, तो हम रणनीतिक रूप से पीछे हट जाएंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नीया ने तुरंत गुस्से से जवाब दिया। वाकई भी खुश नहीं था। वह कुछ कहना चाहता था। नेता एओम्यू ने उनकी ओर हाथ हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बेशक। चिंता मत करो, हम सबसे खराब स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। लिन झान आखिरकार मुस्कुराया। उसने उन्हें सांत्वना दी, हमने अभी चर्चा की और महसूस किया कि हमारे जीतने की संभावना अधिक है। फिर उसने डाकुओं पर छिपकर हमला करने की अपनी योजना के बारे में उन्हें बताया। उस स्थिति में हमारे जीतने की संभावना बहुत अधिक है। नीया बहुत खुश थी। अब और देर नहीं करनी चाहिए। हम तैयारी करके तुरंत निकलेंगे, लिन झान ने कहा। ठीक है। नेता एओम्यू ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। अल्पविराम। सभी ने यथासंभव तेज गति से तैयारी की। वे भूरे बालों वाले आदमी को साथ लेकर आए, जिसे वांग टेंग ने बेहोश कर दिया था। जब आसमान में अंधेरा छा गया, तो वे उस पहाड़ की ओर दौड़े, जिस पर ब्लैक विंड बैंडिट्स ने कब्जा कर लिया था। तुम मुझे छोड़ दो, अगर नहीं तो मेरा मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भूरे बालों वाले आदमी को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया गया था। उसे वह अकेले जा रहा था और उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था। हालांकि वह उग्र और निर्दयी बना रहा और उसने दबी हुई आवाज में उन्हें धमकाया। क्या आप अपने सिर पर इस ईंट का एक और स्वाद लेना चाहते हैं? वांग टेंग ने चुपचाप शांति से सोने की ईंट निकाल ली। भूरे बालों वाला आदमी, मेरे सिर पर रखी ईंट को नरक में भेजो। क्या तुम शैतान हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। वाके का चेहरा तमतमा उठा। वह चुपके से और दूर चला गया। लिन झान और बाकी लोगों के होंठ फड़कने लगे। उन्होंने भी अजीब निगाहों से वांग टेंग को देखा। अगर वह जाग गया तो कहने का उसका क्या मतलब था? उसने अभी अभी जानबूझकर ऐसा किया था, है न? लेकिन इसका असर बहुत अच्छा था। भूरे बालों वाले आदमी को लगा कि उसके सिर और चेहरे के पिछले हिस्से में फिर से दर्द हो रहा है, इसलिए उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया। आधे घंटे बाद सभी लोग उस पहाड़ पर पहुंच गए जहां ब्लैक विंड बैंडिट्स थे। रास्ता दिखाओ, वाके ने भूरे बालों वाले आदमी को नीचे उतारा और ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम उन पर छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहे हो? भूरे बालों वाले आदमी को आखिरकार समझ आ गया कि वे क्या करना चाहते थे। वह हैरान था। चुप रहो, हम जो कहें वही करो। अगर हम तुम्हें बोलने के लिए नहीं कहें तो चुप रहो। वांग टेंग ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। तुम। भूरे बालों वाला आदमी गुस्से में था। लेकिन वांग टेंग की ताकत और धमकी के कारण उसने जवाब नहीं दिया। वह केवल अपना मुंह बंद कर सकता था और आगे बढ़ सकता था। कुछ समय बाद वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां ब्लैक विंड बैंडिट्स ने अपना अड्डा बनाया था। ध्यान रहे, मार्शल योद्धाओं की गति बहुत तेज थी। केवल 3 दिनों में उन्होंने इस बंजर पर्वत शिखर पर एक शिविर स्थापित कर लिया था। सामान्य लोग आधे महीने में यह अड्डा नहीं बना पाते। वांग टेंग और बाकी लोग अंधेरे में छिप गए। दूर से ब्लैक विंड कैंप में रोशनी की चमक थी। अंदर से शोर और कोलाहल बाहर आ रहा था, जिसमें सभी तरह के अश्लील और असभ्य शब्द शामिल थे। उन्होंने अभी तक आराम नहीं किया है। ये कार्रवाई करने का सही समय नहीं है, लिन झान ने फुसफुसाते हुए कहा। चलो उन्हें कुछ अतिरिक्त सामग्री देते हैं। वांग टेंग मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक साधारण दिखने वाले पौधे के साथ खेल रहा था। तुम्हारे पास कोई विचार है? इसे छिपाना बंद करो और हमें जल्दी बताओ, लिन झान ने तुरंत पूछा। हे, मेरे हाथ में पौधा देख रहे हो? वांग टेंग ने पूछा। लिन झान और अन्य लोगों ने अंततः उसके हाथ में पौधे को देखा। यह क्या है? ये स्लीपी हर्ब है। मैंने इसे रास्ते में उठाया था। इसका रस रंगहीन और गंधहीन है और इसका एक शक्तिशाली भ्रम प्रभाव है।
ये नॉकआउट पोशन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक है। हालांकि इसका प्रभाव गोलियों जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह उन डाकुओं को पीड़ित करने के लिए पर्याप्त है, वांग टेंग ने समझाया। तुम सच में धूर्त हो। लिन झान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और अपने अंगूठे बाहर निकाले। वांग टेंग, क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मेरी निंदा कर रहे हैं? यह विचार बुरा नहीं है, लेकिन हम उन्हें डाकुओं के भोजन में कैसे डालेंगे? लिन झान ने पूछा। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे सुलझा लूंगा, वांग टेंग ने कहा। लिन झान ने उसे जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। सावधान रहो। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया और अपना शरीर हिलाया। वह अंधेरे में गायब हो गया, चुपचाप शिविर की ओर बढ़ गया। लहर अदृश्यता, जो कौशल उसे अभी प्राप्त हुआ था, उसका अब उपयोग किया जाने लगा। वांग टेंग ने अपनी वेव इनविजिबिलिटी में 100 खाली विशेषताएं जोड़ दी थीं। तुरंत ये कौशल आधार से छोटी उपलब्धि के चरण में चला गया। तरंग अदृश्यता 1/500 छोटी उपलब्धि। अगले ही क्षण वांग टेंग हवा में विलीन हो गया। उसी समय उन्होंने डार्क फोर्स से प्राप्त शुरुआती चरण की डार्क प्रतिभा का उपयोग अपने शरीर को डार्क फोर्स से ढकने के लिए किया। दोहरी सुरक्षा, डार्क फोर्स ने उसे अपने आसपास के अंधेरे में विलीन होने की अनुमति दी। वेव इनविजिबिलिटी कौशल ने उसे अपने फोर्स के उतार चढ़ाव को छिपाने की अनुमति दी। यहां तक कि अगर कोई सामान्य स्तर का मार्शल योद्धा भी अब आता है, तो वह वांग टेंग की उपस्थिति का पता नहीं लगा पाएगा। वह चुपके से ब्लैक विंड कैंप में घुस गया। रास्ते में किसी ने उसे नहीं देखा। शिविर के सामने खाली मैदान पर कुछ डाकू इकट्ठे हुए थे। वे जुआ खेल रहे थे, उनके पास ही एक कोने में शराब के कुछ जार रखे हुए थे। वांग टेंग चुपचाप तैरता हुआ आया और अपनी उंगली पर ताकत लगाई। उसने स्लीपी हर्ब को पीसकर पाउडर बना दिया और उसे शराब में घोल दिया। फिर वह सुरक्षित रूप से पीछे हट गया। अल्पविराम, लिन झान और अन्य लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अचानक वांग टेंग अंधेरे से बाहर आया। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। लिन झान ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि वांग टेंग असफल हो जाएगा और गलती से डाकुओं के हाथों पकड़ा जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा। चलो जड़ी बूटी के असर का इंतजार करते हैं, वांग टेंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा साथी, तुम अद्भुत हो। लिन झान और अन्य लोगों ने मुस्कुराकर उसकी प्रशंसा की। हालांकि वांग टेंग और उसके साथियों को यह नहीं पता था कि वहां घात लगाकर बैठे लोगों का एक और समूह हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा था। अंतिम हताश लड़ाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिविर में शोर भी धीरे धीरे कम होता गया। वांग टेंग ने दूसरों की ओर देखा और कहा, जड़ी बूटी का असर हो रहा होगा। चलो जल्दी से काम करते हैं। अगर नहीं हुआ, तो जो बेहोश नहीं हुए हैं, उन्हें जरूर कुछ गड़बड़ नजर आएगी। ठीक है। लिन झान और अन्य लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सिर हिलाया और चुपके से शिविर में चले गए। आखिरकार हम अपने मृत आदिवासियों का बदला ले सकते हैं। निया की आंखों में नफरत की चमक उभर आई। उसने खंजर को अपने हाथ में पकड़ लिया और उनका पीछा करने लगी। इस बार रेड लीव्स जनजाति ने अपनी लगभग सारी युद्ध शक्ति भेज दी थी। जनजाति की रक्षा के लिए केवल एक मार्शल योद्धा बचा था। उन्होंने ब्लैक विंड बैंडिट्स को नष्ट करने का मन बना लिया था। वे जानते थे कि यदि ब्लैक विंड बैंडिट्स नहीं मरे तो उनका विनाश हो जाएगा। अल्पविराम, शिविर के प्रवेश द्वार पर 2 डाकू पहरेदारी कर रहे थे। हालांकि वे स्पष्ट रूप से बुरे मूड में थे। वे लगातार शिकायत कर रहे थे। अरे वाह, अंदर तो अच्छा खाना पीना मिल रहा है, लेकिन हमें शिविर की रखवाली करनी है। हम क्या कर सकते हैं? हम बदकिस्मत थे और जब हम लॉटरी निकाल रहे थे तो हार गए। चलो आज रात शिविर की ठीक से रखवाली करते हैं। कैसे अशुभ है। आज वे इतनी जल्दी शांत हो गए। उनमें से एक को कुछ गड़बड़ नजर आई। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ठंडी हवा का झोंका आया। हे भगवान, आज रात हवा थोड़ी ठंडी है। एक गार्ड ने शिकायत की। उसने हंसते हुए कहा, कौन जानता है, शायद वे कमजोर हो गए हों। इस समय एक काली आकृति अचानक संतरी चौकी में घुस गई। तेज और ठंडी रोशनी ने बिजली की गति से 2 डाकुओं के गले काट दिए। आप कौन हैं? दोनों डाकुओं को अपनी बात कहने का भी समय नहीं मिला। वे अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर तक छटपटाने के बाद उनकी सांसें थम गईं। काली आकृति ने उनकी नाड़ी और हृदय की धड़कन की जांच की और अंततः खड़े होने से पहले पुष्टि की कि वे मर चुके हैं। बगल में रखी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसका रूप सामने आया। वह निया थी। उसने बाहर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर इशारा किया। कुछ काले लोग अंदर घुसे और संतरी चौकी में दिखाई दिए। वे निया के चारों ओर इकट्ठा हो गए और चुपचाप शिविर में घुस गए। शिविर के भीतर खाली मैदान में, जो डाकू कुछ देर पहले ही मस्त होकर जुआ खेल रहे थे, वे सभी जमीन पर विभिन्न मुद्राओं में अचेत पड़े थे। जब उसने ये दृश्य देखा तो वांग टेंग थोड़ा चौंक गया और थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ। नींद लाने वाली जड़ी बूटी का असर इतना ज्यादा था। क्या इसने सबको बेहोश कर दिया?
उस स्थिति में वे बिना किसी प्रयास के एक ही बार में सभी डाकुओं को पकड़ने में सफल रहे। लिन झान और अन्य लोग भी दंग रह गए। शुरू में उन्हें लगा कि यह मिशन वाकई बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब उनके कुछ करने से पहले ही सभी डाकू ढेर हो चुके थे। यह अवास्तविक लग रहा था। चलो जल्दी से काम करते हैं। अगर हम बहुत देर से काम करेंगे तो बदलाव हो सकते हैं। नीया ने अपना खंजर थाम लिया और अधीरता से आगे बढ़ गई। बौने इन डाकुओं से बहुत नफरत करते थे। वे उन सभी को मारने के लिए बेताब थे। यह एक अच्छा मौका था, तो वे किस बात का इंतजार कर रहे थे? सावधान रहो, वे हमें धोखा दे रहे होंगे, वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे याद दिलाया। चिंता मत करो, नीया ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। हालांकि वह मूर्ख नहीं थी। वह अपने दिल में सतर्क रही और जल्दी से डाकू के सामने आ गई। उसने खंजर से डाकू को काट डाला। फोर्स की चमक की एक ठंडी चमक उसके सामने से गुजरी। डाकू शांतिपूर्वक नींद में ही मर गया। ऐसा लगता है कि हमने डाकुओं की बुद्धिमत्ता का ज्यादा अनुमान लगा लिया था। वांग टेंग और दूसरे लोग अचानक होने वाले किसी भी बदलाव से सावधान थे। जब उन्होंने देखा कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है, तो उन्होंने धीरे से आह भरी और साथ साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने डाकुओं की बेरहमी से हत्या करनी शुरू कर दी। ये डाकू दुष्ट लोग थे जिनके हाथ कई निर्दोष लोगों के खून से रंगे थे। इसलिए उन्हें मारते समय उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि जब लिन झान एक मध्यम आयु वर्ग के डाकू को मारने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी पार्टी अचानक से झपट पड़ी। एक ठंडी रोशनी की चमक जो एक जहरीले सांप की जीभ की तरह दिख रही थी, उसके दिल की ओर क्रूरता से वार कर रही थी। लिन झान अभी भी सतर्क था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई बेहोश होने का नाटक करके जवाबी हमला करने का मौका तलाशेगा। वह एक पल के लिए घबरा गया। सौभाग्य से वह 4 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। उसकी गति और प्रतिक्रिया की गति दोनों ही शानदार थी। उसकी निगाहें जम गईं और उसने एक पल के भीतर प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह जानता था कि दूरी बहुत कम थी, इसलिए वह हमले से बच नहीं सकता था। इसलिए उसने बस अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को दूर कर दिया। स्लैश। खंजर उसके शरीर में घुस गया। डाकू ने एक भयानक मुस्कान दी। हालांकि लिन झान पीछे नहीं हटा। उसने दूसरे हाथ से अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे भयंकर तरीके से नीचे पटक दिया। नहीं, डाकू के चेहरे पर भयानक मुस्कान जम गई। उसने गुस्से और अफसोस के साथ दहाड़ लगाए। जड़ी बूटी का असर उसके शरीर में बना रहा। वह 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था, इसलिए उसने दूसरे डाकुओं की तरह तुरंत अपनी चेतना नहीं खोई। लेकिन वह अभी भी प्रभावित था। उसकी हरकतें धीमी थीं और वह हमले से बच नहीं सका। टकराना। उसका सिर मांस के टुकड़ों के ढेर में कुचल दिया गया। लिन झान ने जब हमला किया तो वह बहुत क्रोधित था, इसलिए उसने कोई दया नहीं दिखाई। वास्तव में वह दया नहीं कर सकता था। उसे एक ही बार में डाकू को मारना था। ये दुर्घटना कुछ ही सांसों में हुई और सभी के चेहरे पर जबरदस्त बदलाव आया। हालांकि वे केवल लिन झान को घायल होते हुए देख सकते थे। नेता यान जिनमिंग और लियू यान ने आश्चर्य से कहा। NO वेल बीक जन डॉट सी ओम। इसी समय एक अन्य डाकू उछला और यान जिन्यू की ओर बढ़ा, जो उसके सबसे निकट था। मरना। डाकू का चेहरा बहुत ही क्रूर था। वह एक दुष्ट भेड़िए की तरह दिख रहा था जो अपने शिकार पर झपट रहा था। वह बहुत ही क्रूर था। यान जिन्यू का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। हट जाओ, वांग टेंग ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी। उसने यान जिन्यू को पीछे खींचा और डाकू पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से नीली बर्फ की शक्ति फूट पड़ी। उसके मुक्के की शक्ति आगे की ओर उछली और डाकू को कुछ मीटर पीछे फेंक दिया। डाकू के मुंह से ताज़ा खून बहता रहा। वह अवाक रह गया। ये स्क्रिप्ट सही नहीं थी। वह यान जिन्यू को बंधक बनाना चाहता था जब उसका साथी कूद पड़ा, उन पर घात लगाकर हमला किया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह उसका इस्तेमाल करके वांग टेंग और अन्य लोगों को उनकी बात मानने के लिए मजबूर करना चाहता था। उसकी योजना बहुत बढ़िया थी और यान जिन्यू भी उससे डर गई। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए और उसके हाथों में पड़ने वाली थी। एक बार जब वह उसे पकड़ लेता, तो वह उनके साथ कुछ भी कर सकता था। हालांकि बगल में खड़े वांग टेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने मुक्के से उसे एक ही पल में हरा दिया। वह हार मानने को तैयार नहीं था। हताशा से उसका चेहरा लाल हो गया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने 2 शब्द चिल्लाए। दुश्मन का हमला। अचानक शिविर के दूसरे छोर से शोर सुनाई दिया। शिविर बहुत बड़ा नहीं था। अंदर आराम कर रहे कुछ डाकू अपने हथियार लेकर बाहर भाग निकले। कौन है भाई, क्या हो रहा है? जब उन्होंने बाहर की स्थिति देखी तो उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए और वे उग्रता से चिल्लाए, दुश्मन हमला, दुश्मन हमला। बाकी डाकू एक साथ उनकी ओर दौड़े। हालात पहले ही इस स्थिति तक पहुंच चुके थे, इसलिए वांग टेंग और अन्य लोगों को पता था कि वे अपनी घात योजना को अब और जारी नहीं रख सकते। लिन झान ने अपने शरीर पर लगी चोट को नजरअंदाज किया और अपनी गहरी आवाज में चिल्लाया, मार डालो।
किसी ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और डाकुओं की ओर गोली चला दी। जिन 2 डाकुओं ने उन पर घात लगाने की कोशिश की, वे 3 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा थे। वे पहले ही मर चुके थे, इसलिए बचे हुए डाकू केवल 1 स्टार या 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा थे। उनमें से कुछ तो मार्शल शिष्य भी थे। वे वांग टिंग और उसके साथियों के मुकाबले नहीं थे। पलक झपकते ही उन्होंने 7-8 डाकुओं को मार गिराया। हवा में चीख पुकार गूंज रही थी। नी या और बोनो को कुछ 2 सितारा सैनिक स्तर के डाकुओं ने रोक रखा था। वे कुछ समय तक उन्हें मार नहीं सके। वांग टिंग ने अपनी तलवार लहराई और उसकी तलवार की चमक कई बार चमकी। उसने डाकुओं को मारने में बोनो की मदद की। धमाका! अचानक बीच में स्थित एक घर का दरवाजा फट गया। एक काली आकृति शक्तिशाली आभा के साथ बाहर निकली।